जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय क्रमांक 5 के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आपकी प्रश्न बैंक की सीरीज के अंतर्गत पढ़ रहे थे। हम आपको बता दें कि इस पार्ट के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उसके लिए हमने वीडियो अलग से बनाया हुआ है। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां पर जा कर के देख सकते हैं। साथ ही साथ हम इस पार्ट के बारे में आपको बता दें तो इस पार्ट से जो है आपका कुल 6 नंबर का आना है, जिनमें से एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, एक 2 नंबर का प्रश्न रहेगा और एक कितना 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। इस तरीके से आपके प्रश्न आना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले देखेंगे जो आपके 2 नंबर के अति लघुत्तरीय क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी के तत्व की स्थिति से क्या संबंध है। तो अपना उत्तर है तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में से क्या होता है, तत्वों की स्थिति का क्या है, गहरा संबंध है। क्या है कि कोषों की संख्या से क्या होता है, तत्व का आवर्त का निर्धारण होता है, और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, इससे क्या होगा, समूह का निर्धारण होता है। कि आवर्त सारणी में उन्होंने बताया था कि किसी भी तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किस पर निर्भर करता है, उसके परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। इसी के आधार पर क्या थी, आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई थी। क्वेश्चन है किस तत्व में, इस प्रकार से आपके ऑप्शन रहेंगे और इनको हल करना होगा। यही क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ सकता है। जैसे देखेंगे कि 2 कोष हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित हैं। तो अपन ने आधुनिक आवर्त सारणी जो पढ़ी, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ा, तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां पर जाकर के देखें, आपको बेहतर समझ में आएगा। आधुनिक आवर्त सारणी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो देखेंगे तो इसके कितने होंगे, 2 कोष। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे, और दूसरी कक्षा में कितने होंगे, 8 होंगे। तो 8 और 2 कितने हो जाएंगे, 10। 10 किसका परमाणु क्रमांक है, नियान का, इसलिए अपना उत्तर हो जाएगा नियान। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 2 है, तो इसका क्या होगा, इसमें तत्व का नाम पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है। परंतु इस क्वेश्चन को अगर हल करना सीखना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 1 से 20 तक के तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर याद करना होगा। अगर आपने 1 से 20 तक के तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर याद किया हुआ तो ये क्वेश्चन आपसे 100% बन जाएंगे। कैसे बनेंगे उसको देखते हैं। जैसे 2, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। दूसरी कक्षा में होंगे 8, तीसरी कक्षा में 2। तो इनको केवल क्या करना है, तीनों को जोड़ देना है। तो 2 और 8 10 और 2 12, तो 12 परमाणु क्रमांक किसका हो जाएगा, मैग्नीशियम का हो जाएगा। इसे आप देखेंगे घुमा फिरा के पूछ सकता है, कहता 3 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इससे कैसे बनेगा, जैसे 3 कोष हैं तो चले पहली कक्षा में 2 हो गए, दूसरे में 8 हो गए, और संयोजकता कोष मतलब बाहरी कोष, तो बाहरी कोष में कितने, 4। तो 8 2 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14। तो 14 किसका हो जाएगा, सिलिकॉन का। ये आपको 1 से 20 तक के परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला ही है। अगला क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातु है। तो आपको पहला ज्ञात ही है कि इस वर्ग 1 और जो 2 है वो सब क्या है, धातुएं हैं। तो इसमें कौन आएगा, लिथियम और बेरिलियम 2 ही आते हैं जो धातुएं हैं। क्वेश्चन है डाबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं। तो इनका एक ही कमी थी कि केवल क्या थे, डाबेराइनर केवल 3 ही तर्क बना सके थे, अन्य तत्वों के वर्गीकरण में यह सफल नहीं हुआ था। अगला है न्यूलैंड के अष्टक नियम की कमियां बताना है आपको। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित जितने भी नियम हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां पर जा करके देख सकते हैं। तो इनके जो नियम की सबसे पहली कमी थी, तो ये क्या कमी थी कि ये केवल कहाँ तक लागू होता था, कैल्शियम तक ही लागू होता था, इसके आगे क्या था, लागू नहीं हो पा रहा था। अगली कमी है कि कुछ असमान तत्वों को एक साथ रख दिया था, और 2 तत्वों को भी इन्होंने एक साथ रख दिया था। आपने यहाँ पे देखा था कि कोबाल्ट निकल को एक साथ रख दिया था। अगली कमी इनकी ये थी कि इन्होंने बताया कि प्रकृति में केवल 56 तत्व हैं, इसके बाद कोई तत्व नहीं मिलेगा, ये भी उनकी एक कमी थी। और ये जो अष्टक सिद्धांत था ये केवल हल्के तत्वों के लिए ही लागू हो पाया, और ये बाद में असफल हो गया। क्वेश्चन है आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया, इसका रीजन क्या है। तो आपका उत्तर है उत्कृष्ट गैसें क्या है, अक्रियशील है तथा प्रकृति में
केवल वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं। इनका पता आवर्त सारणी में बाद में चला, पहले आवर्त सारणी बन गई थी, बाद में पता चला, तब ये अन्य तत्वों से सर्वथा भिन्न थी, इसलिए आवर्त सारणी में इनको अलग समूह में रखा गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में उन्होंने इन तत्वों के लिए पहले से ही स्थान छोड़ दिया था। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड रखता है, उसने किस गुणधर्म के आधार पर बताया, ये पूछ रहा है। तो आपका उत्तर है तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। उन्होंने ये बताया था किसके भार के, परमाणु भारों के आधार पर। इससे पहले जितने भी नियम थे वो परमाणु भार के आधार पर थे, परंतु इसके बाद जैसे ही मोजले का नियम आया, उन्होंने ही सर्वप्रथम तत्वों का जो वर्गीकरण था वह किसके आधार पर किया था, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के आधार पर किया था। अगला क्वेश्चन है मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां बताना है। तो आपका उत्तर है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की सबसे बड़ी कमी यह थी कि वह क्या थे, हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान नहीं दे पाए थे। अगला है कि समस्थानिकों के लिए कोई भी नियत स्थान नहीं था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे समस्थानिकों की खोज ही नहीं हुई थी, इसलिए इन्होंने समस्थानिकों के बारे में नहीं कुछ बताया था। और समान गुणधर्म वाले तत्वों को इन्होंने क्या कर दिया था, भिन्न भिन्न वर्ग में रख दिया था। अगला है अधिक भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रख दिया था। ठीक है, कोबाल्ट को निकल से पहले रख दिया था। लैंथेनाइट्स एवं एक्टिनाइट्स के बारे में भी कुछ नहीं बताया था। बात करेंगे अपन लघुत्तरीय प्रश्न की, जो आपका 3 नंबर का आना है। इस प्रकार से आपको 3 पॉइंट के रूप में पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन है कि एक तत्व आवर्त तालिका के तृतीय आवर्त के समूह का द्वितीय तत्व है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। इसका मतलब ये है कि वह धातु है। तो सबसे पहले आवर्त में देखिए, तीसरा आवर्त बोल रहा है, तो पहले आवर्त में हीलियम हो गया, दूसरे में लिथियम हो गया, तीसरे का जो दूसरा तत्व है सोडियम वाला तीसरा आवर्त है, और अगला कौन सा हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। तो इस तत्व के पहचान पहला पॉइंट यहीं से उत्तर हो गया। आवर्त सारणी को आप अच्छे से पढ़ें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसको 2-3 बार देखें, जब भी आपको अच्छे से समझ में आएगा और ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सरल लगने लगेंगे। ठीक है, तो देखेंगे तो उस तत्व को पता चल गया कि अपना कौन सा तत्व है, मैग्नीशियम है। अब वो पूछेगा इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो अपन बता सकते हैं कि इस तत्व का कितना है, 12 है। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दूसरे में 8 हो जाएंगे, तीसरे में 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब कहता है कि जब यह तत्व धातु की उपस्थिति में जलता है तो उस समय होने वाली अपक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो समीकरण आपको पता है कि 2Mg मिलेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्वेश्चन है एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है, तो वही काम करना अपन को, इनको जोड़ देना है। 2, 8, 10 और 7, 17। तो 17 किसका हो जाएगा, क्लोरीन का। तो इसने तो केवल देखिए केवल परमाणु क्रमांक पूछा, तो इन तीनों को अपन ने क्या किया, जोड़ दिया और परमाणु संख्या निकल के आ गई सब। अगला है निम्न में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी, नाइट्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ, फास्फोरस के साथ या आर्गन के साथ। तो इसकी जो समानता है वो किसके साथ हो जाएगी, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ये सब क्या है, एक ही वर्ग के तत्व है, इसलिए इसकी समानता किससे हो जाएगी, फ्लोरीन से हो जाएगी। और देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कितना हो जाएगा, 2-7 हो जाएगा, और इसका कितना था, 8-7 था। है मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अपक्रियाशीलता दिखाने वाले 2 तत्वों के नाम लिखिए। देखिए वहीं से ही आवर्त सारणी से ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए आप आधुनिक आवर्त सारणी बहुत अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो देखिए केवल यही पूछा है कि मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम के साथ कौन कौन से, कैल्शियम है और स्ट्रेशियम है, 2 तत्व हैं। तो एक ही वर्ग के जो तत्व होंगे तो एक समान क्रियाशीलता प्रदर्शित करेंगे। साथ ये देखेंगे कि ये दोनों तत्व मैग्नीशियम के साथ समूह के 2 तत्व हैं, तथा इनकी जो बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है तो कितने होंगे, 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। निम्न तत्वों में से जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं, धातु तत्वों की पहचान करके इनके नाम लिखना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट, यदि आपने 1 से 20 तत्वों तक के तत्वों के नाम याद करके रखे हैं तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए जैसे ए नंबर का देखेंगे 2, 8, 2, तो 2, 8, 10 और 2, 12, 12 किसका है, मैग्नीशियम का। इसी प्रकार अगला देखेंगे 2, 8, 1, तो 2, 8, 1, 10, 11, तो 11 किसका, सोडियम का। इसी प्रकार से देखेंगे 2, 8, 7, तो 2, 8, 10, 17 हो जाएगा, 17 किसका हो जाएगा, क्लोरीन का हो जाएगा। और ऐसे ही अगला देखेंगे 2, 1, तो 2, 1 किसका हो जाएगा, लिथियम का, 3 हो जाएगा इसका।
अगला क्वेश्चन है, निम्न तत्वों के नाम बताइए। पहला है देखिए, 3 तत्व जिनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। तो स्टूडेंट फिर देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी से क्वेश्चन आया है। मैं आपसे इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि आपको आधुनिक आवर्त सारणी बहुत अच्छे से समझनी होगी, तभी आप इन क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे तो अपन ने आधुनिक आवर्त सारणी में देखा था कि जो समूह का जो पहला वर्ग था, हाइड्रोजन वाला जो वर्ग था, तो उसमें क्या था, बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन था। तो इन तत्वों को 3 नहीं चाहे जितने बता सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। अगला है 2 तत्व जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। तो अपन ने समूह वर्ग, जो समूह का जो दूसरा वर्ग था बेरिलियम वाला, तो उसमें कितने थे, बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसमें अपन बता सकते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। 3 तत्व जिनके बाहरी कोश पूर्ण है। तो अपन ने देखा था जो 18वां समूह था, तो उसके जो बाह्यतम कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन होता है वह पूर्ण होता है, इसलिए इसके क्या कहते हैं, शून्य वर्ग भी कहते हैं। तो अपन इनके नाम बता सकते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन आदि।